देखिए, चैप्टर थर्ड जो है प्लांट किंगडम के बारे में, ठीक है। यानी कि प्लांट किंगडम यानी कि प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें हमें खाली होता है क्या पढ़ना है, क्लासेस ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन। उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एल्गे के बारे में, फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में, फिर टेरिडोफाइट्स के बारे में, फिर जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, और एट लास्ट हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। उसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले आपको याद करना है ये सब चीज़ें, ये पांच क्लासेस ऑफ प्लांट किंगडम: एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। Bora, in the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by विटाकर साहब ने जो कहा था 1969 में। उसने कहा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जहाँ पे क्या आता था, शाबाश, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, वेर इन ही सजेस्टेड दैट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, VIZ मतलब हो गया इसके बाद ये जो चीज़ें थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे, है कि नहीं। तो इन दिस चैप्टर विल बी डीलिंग विद द इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। किंगडम प्लांटे बोलते हैं या तो प्लांट किंगडम बोलते हैं शॉर्ट में, या तो प्लांट्स बोल सकते हैं उससे भी शॉर्ट में। वी मस्ट स्ट्रेस है दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। जैसा कि हमने पिछले दिनों भी देखा था कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें तो चेंज आ जाती है नई ऑब्जर्वेशंस के बुनियाद पे, नई नॉलेज के बुनियाद पे, एडवांसमेंट्स जो नॉलेज में आ जाती है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, उस हिसाब से चेंज आ जाती है इन आर अंडरस्टैंडिंग, इन आर कॉम्प्रिहेंशन, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हर चीज़ में चेंज आ जाती है। अब फंजाई एंड members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from planting। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, उनके पास सेल वॉल होता है, जस्ट लाइक प्लांट सेल्स में भी क्या होता है, प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव सेल वॉल। तो ओरियर क्लासिफिकेशन में उन लोगों ने कहा था कि ये सब प्लांट्स ही है, मोनरा भी प्लांट, प्रोटिस्टा प्लांट, सेल वॉल है। लेकिन मसला क्या है, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, ना कि इंक्लूड, बाहर निकाल दिया गया फ्रॉम प्लांटे। दो अर्लियर क्लासिफिकेशंस प्लेस देम इन द सेम किंगडम, वरना कि उनको अर्लियर क्लासिफिकेशन देखा था इसी किंगडम के अंदर। मोनेरा प्रोटिस्टा को प्लांट्स में ही गिना जाता था, लेकिन इनको बाहर कर दिया गया, बल्कि फंजाई को भी बाहर निकाल दिया गया। वो होता किंगडम प्लांटे में आ जाता है। तो सो द साइनोबैक्टीरिया, दैट साइनोबैक्टीरिया के बारे में पिछली बार पढ़ा था हमने, जो कि एक बैक्टीरिया होता है, दैट आर ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, मैंने आपको वहां पे कहा था क्लोरोफिल ए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक इन ग्रीन प्लांट्स। लेकिन दे आर नॉट प्लांट्स, they are not algae anymore, they are just called blue green algae because they are involved, they have chlorophyll A present in them that helps them in the process of photosynthesis. They are photosynthetic bacteria. They are called also as cyanobacteria. They are not in algae. They are just called because of their characteristic blue green algae. But in reality, they belong to the kingdom bacteria. है कि नहीं? In this chapter, we'll describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms under plant. ये हमें देखना है. Let us also look at the classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. अब पकड़ते हैं हम एंजियोस्पर्म को बाद में, ठीक है। हम देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। द अर्लियर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो क्लासिफिकेशन अर्लियर थी ना, जब नॉलेज भी कम थी, एडवांसमेंट नहीं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं हो गए थे, तो उस मौके पे क्या हो गया था, सीधी सी बात है, लोग क्या करते उस टाइम पे उन लोगों ने काम कर दिया, उन लोगों ने ग्रॉस सुपरफिशियल, एक तो होता है डीप, कोई चीज़ होता है डीप, कोई बोलता है मेरे पास डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जोलॉजी, कोई बोलता है मेरे पास सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सरसरी, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से, ठीक है, तुम्हें इतना बात है, ठीक। डीप डेप्थ को नहीं होती है। तो ग्रॉस मतलब उमूमी तौर पे, सुपरफिशियल उमूमी तौर पे, जनरल तौर पे, सुपरफिशियल डीप नहीं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो लगता है बज़ाहिर मॉर्फोलॉजी ऐसी है, बज़ाहिर जो बारीक जो स्ट्रक्चर्स है वो ऐसे लग रहे हैं, मोटा है, पतला है, ठीक है, उस लिहाज से। सच एज हैबिटेट, रहते कहाँ पे, जो बज़ाहिर दिखता है आंखों से, उसको बोलते हैं इनको बोलते हैं क्या, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। वो क्या है, हैबिटेट है। कलर, ये ग्रीन प्लांट्स, ये येलो प्लांट्स, ये रेड प्लांट्स,
अलग कर दो, अलग कर दो, इस बुनियाद पे ना, सिंपलिस्टिक वे में, नंबर की बुनियाद पे कितने लीव्स है इसमें, अलग कर दो, इस पे कितने लीव्स है, अलग कर दो, उस हिसाब से। शेप ऑफ फ्लावर, लीफ की बुनियाद पे शेप कैसी है, ठीक है, उस बुनियाद पे, जो कि बहुत बेसिक था। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इन्हीं को बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, किनको, शेप ऑफ लीफ, नंबर वगैरह, ठीक है, या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, जो बाहर दिखते हैं अपनी आंखों से, ठीक है, विदाउट माइक्रोस्कोप का यूज करने के बगैर, नेकेड आई से। और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, या एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर हम पढ़ेंगे आगे एंड्रोशियम क्या होता है, ठीक है। पढ़ा होगा शायद आपने क्लास 10th में एंड्रोशियम गाइनोशियम, पढ़ा आपने, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा ये बात याद रखिए, आज से मैं मेल नहीं लिखूंगा, आज से मैं ऐसे बनाऊंगा, ये हो गया मेल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, ये हो गया सिंबल ऑफ मेल, ठीक है, ऐसे। और ये होता है सिंबल ऑफ फीमेल, रखा आपने याद। आज से मैं मेल फीमेल नहीं लिखूंगा। सर हाउ मेनी चैप्टर्स ऑफ क्लास 11 आर कंप्लीटेड टिल नाउ? अभी तक हमने खाली चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा है, ठीक है, डाइवर्सिटी पहला चैप्टर जो था, लिविंग वर्ल्ड, और सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अभी हम पढ़े थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। अगर आपने क्लासेस मिस करी है तो मसला नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर दिया ऑलरेडी सारे क्लासेस, ऑलमोस्ट शायद 10-15 क्लास, 10 क्लास होगी उनकी शायद। मैं हिसाब कर रहा था कि अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे इस स्पीड से, तो हम करेंगे ख़त्म सिलेबस अगस्त के महीने में, अगस्त एंडिंग में आराम से ख़त्म हो जाएगा, आराम से। लेकिन आपको रिवीजन खुद करना है, ठीक है, वो मुझ तक नहीं छोड़िएगा आप। ठीक है, ऑन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एंड्रोशियम, आप इतना रखिए ऐसे याद। अच्छा, सिस्टम गिवन बाय लिनियस, जो कार्लस लिनियस साहब ने कहा था, क्योंकि वो एक टेक्सोनोमिस्ट था ना, जो पढ़ा था हमने पहले चैप्टर में। तो उसने, आप मानिए, कहा था जस्ट बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, कि आखिर एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है उस बुनियाद पे, ठीक है, उनका जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की गई थी। सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल थे। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, उन लोगों ने ऐसा कर दिया, ऐसी मुसीबत आ गई कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे, जो बहुत ज़्यादा ताल्लुक रखते थे, करीब ताल्लुक आपस में, सिंस दे सेपरेटेड, उनने सेपरेट कर दिया क्लोज रिलेटेड स्पीशीज को, वो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थे, वो भी सेपरेट हो गए, क्योंकि उन लोगों ने बुनियाद बना दिया एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बुनियाद बना दिया, यहाँ बोली कि उन्हें ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेस बना दिया फॉर क्लासिफिकेशन। इससे क्या मसला हो गया, देखिए इसे यहाँ पे लिखा है, सिंस दे वर बेस्ड ऑन फिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आखिरकार जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत फिव होते हैं, ठीक है, उस बुनियाद पे एक बहुत ही सुपरफिशियल वे ऑफ क्लासिफिकेशन ये था, बहुत ही सरसरी ने किया था ये। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम्स गेव इक्वल वेटेज, इनने बराबर वेटेज दी, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, इक्वल वेटेज दी इन्होंने, टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनने कहा कि जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों उतना मसला नहीं है, क्लासिफिकेशन की जो पैरामीटर्स है दोनों ले सकते हैं हम, इन्हें ऐसे कहा। हालांकि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। चलो मान लिया सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन कर लेंगे, ठीक ठाक किसी हद तक, लेकिन जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो डिफाइन करते हैं शेप ऑफ लीव्स कैसी है, ठीक है, पिन वाले लीव्स होंगे कि बड़े बड़े लीव्स होंगे, बनाना के जैसे बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वो तो होता है ना इसीलिए, क्योंकि दे आर मोर इजली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के हिसाब से। एक ही स्पीशी अगर दो जगह पे होगी ना, एनवायरनमेंट की वजह से वो, उसमें मसला हो सकता है, उनको शायद बोलते हैं इको टाइप्स, प्लांट इकोलॉजी में पढ़ते हैं वो सब चीज़ें। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट कर सकता है एक प्लांट को, कि मॉर्फोलॉजी को, तो उसको नहीं बना सकते हम, उसको हम इक्वली वेटेज नहीं दे सकते उस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, सेम एज नेचुरल कैरेक्टर्स, इक्वल वेटेज देना सही नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम ने, जो लेनियस साहब ने दिया था, उसने ऐसा ही कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, एज अगेंस्ट दिस, इसके खिलाफ, यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम के खिलाफ, क्लासिफिकेशन सिस्टम के खिलाफ जो हो गया, वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, नेच सर मैं क्वेश्चन, नहीं नहीं, 12th क्लास नहीं, ये फ्री में पढ़ाऊंगा हमेशा इंशाल्लाह। खाली 11th 12th क्लास ही पढ़ाऊंगा मैं फ्री में इंशाल्लाह, लेकिन अगले साल, इस साल मैंने 11th रखा, अगले साल 12th रखा है मैंने, ठीक है।
ये कोई ट्रायल क्लास नहीं, ये असली क्लास हो रही है यहाँ पे। तो फिलहाल तो 11 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 12 नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, हो रहा है इसको। ठीक, यहाँ पे थे हम। नेक्स्ट ईयर 12th क्लास का बैच होगा स्टार्ट, नेक्स्ट ईयर मानिए अब जब हो जाएगा बैच स्टार्ट 12th क्लास का, तो उस टाइम पे हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद, अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये ऊपर? ये बोल रहा है कि as against this natural classification system developed which were based on natural affinities, जो natural affinities है, जो मतलब कुदरती तौर पे उनको affinity थी among the organisms, and consider, जो उनको आपस में जो affinity थी, natural affinity, and consider not only the external features, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ external features, mere मेर मॉर्फो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को खाली इंपॉर्टेंस नहीं दी, और उन लोगों ने नहीं समझा कि जो वेजिटेटिव क्लासिफिकेशन है, उस बुनियाद पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बुनियाद पे उसको हम देंगे इक्वल वेटेज, जो मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को हम देंगे, उन्होंने ऐसा नहीं कर दिया। वही बोला, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स यहाँ पे लिए गए, बल्कि वहाँ पे कंसिडर किया गया नेचुरल एफिनिटी उनके उनके बीच में कैसी है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में कहाँ पे ऐसा किया गया, इन द natural classification system. So this is how natural classification system differs from artificial classification system. आप समझ रहे, इस लिहाज से मतलब मजीद यहाँ पे और चीजें भी दिखी जाती है, बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स, बल्कि यहाँ पे इंटरनल फीचर्स भी दिखे गए आर्टिफिशियल को बीट करना। देखिए, आर्टिफिशियल का मतलब हो गया जहाँ पे हम उतना डेप्थ परसेप्शन के साथ, उतना मतलब मास्टरी के साथ, उतनी नॉलेज के साथ नहीं करते क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो था ही पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन लोगों ने सिंपली जब जब देख लिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाहर से कैसे है, उनका हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ की बुनियाद पे उन्हें कह दिया कर दो क्लासिफिकेशन। लेकिन उससे क्या हो गया, जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है ना, वो भी अलग करने पड़े उसकी बुनियाद पे, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो जिस बुनियाद पे था वो बुनियाद सही नहीं थी। तो फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उस वो डेवलप हो गया, जहाँ पे उन्होंने देखा कि आखिर नेचुरल एफिनिटीज क्या ऑर्गेनिज्म के बीच में, जहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप चेक की जाती है, उनकी जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो कैसी है, क्या वो शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्टर को कि नहीं, जो हम पढ़ रहे थे पहले दिन से ही। आगे देखेंगे हम। तो मजीद देखा गया कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी इन्होंने बस रिलाई नहीं कर दिया जस्ट ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर, बल्कि इन लोगों ने डेप्थ में देखा कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप पर सर नोट्स से बीच में आपको सेंड किया बाई, के नोट्स इसी चैप्टर के, उस पर लिखा होता है आंसर्स वगैरह भी। ठीक है, सवाल ऐसे करनी चाहिए, ठीक है, आज मैं खुश हो रहा हूँ सवाल कर रहे हैं आप, मुझे पसंद है सवाल सुनना, सवाल करनी चाहिए अनलिमिटेड, जितने सवाल उतना क्लैरिटी मिल जाती है। जैसे हदीस में आ गया कि इन्नमा शिफाउल अय्य अस्सुआल, जो इग्नोरेंस का दवा है वो सवाल करना है। इफ यू वांट इग्नोरेंस टू बी, इफ यू वांट योर सेल्फ टू एक्सपेल आउट इग्नोरेंस फ्रॉम योर सेल्फ, देन यू नीड टू क्वेश्चन। सवाल करने से इंसान अपनी इग्नोरेंस जहालत दूर कर देता है, तो सवाल जरूरी करनी चाहिए। अच्छा, बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं, कहाँ पे, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाता है, खतरनाक स्ट्रक्चर, डीप जाते हैं, एनाटमी देखी जाती है। अब लफ्ज आ गया एनाटमी। देखिए, दो इल्म होते हैं, एक तो होता है मॉर्फोलॉजी, एक तो होता है एनाटमी, ये समझना है। मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, लीव्स कैसे है, ट्रंक कैसा है, जगह कितनी रहता है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी, ग्रेथ कितनी है। तो उस बुनियाद पे एनाटमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल उसका जो टिश्यू कैसे बन गया होता है, टिश्यू लेवल पे जाते हैं हम, ठीक है। हम देखते हैं मजीद उनके अंदर से जो, जैसे आप देखते हैं ना, वो आपने पढ़ा होगा वो जाइलम फ्लोएम के बारे में, तो उसको बोलते हैं एनाटमी। उस लेवल तक जाना, वेस्कुलर लेवल तक पहुंच जाना। विद टाइम हमें क्लियरिटी आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता एनाटमी क्या होता है। आप मानिए मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखना, और एनाटमी मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, सिंपली, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना। और एम्ब्रियोलॉजी तो पता ही है, एम्ब्रियो कैसे बन जाता है, जो फिशन होता है स्पर्म और ओवम का, ठीक है। तो फिर कैसे बन जाता है बाद में क्या, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एक साइंस, एक फील्ड अलग होता है एम्ब्रियोलॉजी। जैसे मतलब हमें होता है ऐसी, अभी हम पढ़ते हैं मास्टर्स में डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मानिए वो एम्ब्रियोलॉजी होती है। फिर अलग अलग पढ़ने होते हैं, ये क्या सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग, एम्ब्रियोलॉजी होता है, तो ऐसे। एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो, जहां भी फाइटो लफ्ज आएगा ना, फाइटो आप मानिए प्लांट मतलब होता है उसका। फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट, रखिए आप याद। जैसे मैंने आपको कहा था ऊपर कि हमें ये सब पढ़ना है,
देखो, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स। तो फाइट्स यहाँ पे आ गया ना, या फाइटो, आप मानिए प्लांट, इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, प्लांट। तो फाइटोकेमिस्ट्री मतलब कि प्लांट्स की केमिस्ट्री, कि किन केमिकल रिएक्शंस की बुनियाद पे लाइफ प्रोसेसेस आगे चल जाती है। रेस्पिरेशन, या हम देखेंगे जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाते हैं, रेस्पिरेशन हो जाता है, और क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है, इसमें नहीं होता डाइजेशन प्लांट्स में। रेस्पिरेशन होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, या जो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, वहां पे कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हो रही होती है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे ना आगे फिजियोलॉजी में। तो उसको बोलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। प्लांट्स की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना, आखिर केमिकल रिएक्शंस की बुनियाद पे ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं, कैसे अपना लाइफ प्रोसेस चला रहे हैं आगे, कैसे अपनी फिजियोलॉजी चलाते हैं ये, ठीक है। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जॉर्ज बेंथम साहब। इसको बोलते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, शॉर्ट में बेंथम एंड हुकर, ठीक है। एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन बेंतर। कोई खेल रहा है क्लास में, एक मिनट, एनोटेशंस बंद करने पड़ेंगे। मैं बोल रहा हूं कि जो जोसेफ डाल्टन हुकर था और जॉर्ज बेंथम था, उसको बोलते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। उन्होंने इसके बारे में कहा था, कि उन्होंने कहा था किसके बारे में, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, जहाँ पे नेचुरल एफिनिटी चेक की जाती है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे चेक किया जाता है इसके साथ साथ क्या, एक्सटर्नल फीचर्स भी, इंटरनल फीचर्स भी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। इसको बोलते हैं बेंथम एंड होकर क्लासिफिकेशन, या इसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दी थी, वो लिनियस साहब ने दी थी, कार्लस लिनियस साहब ने, जो मेरली बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बुनियाद पे थी। चलते हम आगे। अब एट प्रेजेंट, अब देखें एडवांसमेंट होती जा रही है कि नहीं, मजीद नॉलेज आ रही है, मजीद मजीद क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन में इनोवेशन हो रही है। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, मैंने आपसे हजार बार कहा कि फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता होती है इंसान को। इनका असल में क्लासिफिकेशन इसी बुनियाद पे हो जाती है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। आखिर इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक किया जाता है। अगर ये प्लांट है, ये प्लांट है, इनका कॉमन इंस्टर कौन सा था, जहाँ से इवॉल्व होते होते बन गए। फिर जो वो प्लांट था, उसका कॉमन इंस्टर कौन है, उसका कॉमन इंस्टर कौन है, उसका कॉमन इंस्टर कौन है, कॉमन इंसिस्टर, पुराना कौन का था इंसिस्टर, उसको बोलते हैं कॉमन इंसिस्टर। तो जहाँ पे हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करते हैं, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेट, जेनेटिक क्लासिफिकेशन। अस्ते बोलते हैं फाइलोजेनी, इसको फाइलोजेनी। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जहाँ पे बुनियाद बनाते हैं हम फाइलोजेनी को। अब फाइलोजेनी क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फाइलोजेनी क्या होता है, वो होता है यही कि एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। उसी बुनियाद पे हो जाती है क्लासिफिकेशन, जो प्रेजेंट टाइम पे हो जाती है। ठीक है। कोई सवाल बता, सब व्हाट्स द मेन क्राइटेरिया यूज फॉर क्लास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, लाइक मेन क्राइटेरिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में है, जैसे यहाँ पे लिखा है किताब वाले ने, क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ, इतना सिंपल। या इनको बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसा कि कारस्निया साहब ने दिया था, यहाँ पे लिखा है ना इसके बारे में। ये एनसीईआरटी ने कैसे किताब लिखी, उसको किताब लिखनी आई नहीं है, मतलब समझ नहीं आता है कि कैसे इसने किताब लिखी है, जमघोट किया ऐसे सारे को एक साथ लाया है। चलो फिर भी हम खोलते हैं इसको। असल में गलती इसकी नहीं, गलती हमारी होती है कि हमने बेस क्लियर नहीं होती बचपन से ही। अगर कोई पढ़ेगा ना अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ेगा, नाइन्थ की, एट्थ की, टेंथ की, वो आराम से समझ जाए, वो खुद ही पढ़ पाएगा एनसीईआरटी किताब। लेकिन हम लोगों की बेस हर एक की वीक होती है, क्या करें, हम तो बहुत एकेडमिकली वीक है सारे। अच्छा, दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा, ऑर्गेनिजम्स जो सेम टेक्सा को बिलोंग करते हैं, टेक्सा मैंने आपको बताया टेक्सा क्या होता है, ग्रुपिंग करना, सेम ग्रुप बोल सकते हैं हम, हैव कॉमन एंसेस्टर। ये इस चीज में एज्यूम किया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा को बिलोंग करते हैं, उनका कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। लफ्ज से होना चाहिए, ये अजम्पशन की बेसिस पे होता है। इतना ज्यादा सर्टेनिटी नहीं है, बराबर ये एवोल्यूशन ऐसे ऐसे हो गया होगा, बराबर ये इसका कॉमन एंसेस्टर, इसमें जब इंसान पढ़ता है फिर समझ आ जाता है। फिलहाल हम चलेंगे आगे, ये तो थ्योरी है वैसे भी, हमें पढ़ने से घर से। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फॉर मेनी अदर सोर्सेस, सोर्सेस टू, हम इंफॉर्मेशन बाकी जराए से भी लाते हैं।
टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन, ताकि हम रिजॉल्व कर सके जो भी हमें हर्डल्स डिफिकल्टीज आ जाती है क्लासिफिकेशन के अंदर। अब वो नई इंफॉर्मेशन पता है क्या होती है, वो ये है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है, साइटो टेक्सोनॉमी क्या होता है, और कीमो टेक्सोनॉमी क्या होता है। ये बहुत सिंपल है। साइटो मतलब सेल, कीमो मतलब केमिकल, खत्म मसला। अब देखिए क्या है ये। यहाँ पे इसने लिखा है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की बुनियाद पे, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनको इंसान ऑब्जर्व कर पाता है ना, उन कैरेक्टर्स को बोलते हैं न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स। या उसको मतलब कंप्यूटर से कैरी आउट करना, उसको मुकम्मल अंजाम देना उस चीज़ को। तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। तो नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, उसके बाद नंबर्स हम ला रहे हैं। मतलब 1 का मतलब हो गया इसमें लीफ जो है वो प्रेजेंट है, राउंड लीव्स लेट्स से। 2 का मतलब है इसमें जो लीव्स है वो फ्लैट प्रेजेंट है। तो इसी बुनियाद पे कोडिंग की जाती है ना, कोडिंग ऐसी करते हैं ना। तो मानिए आप कोडिंग की जाती है, या मानिए आप नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ कोड्स असाइन कर दिया जाता है ताकि आसान हो जाए। पता होती है 1 का मतलब है राउंड, 2 का मतलब है फ्लैट, तो उस हिसाब से फीड करते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर साहब याद रखो, 1 का मतलब राउंड है, 2 का मतलब फ्लैट है, तो वो याद रखता है। तो उसी बुनियाद पे डेटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उस बुनियाद पे वो फिर रिजल्ट देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये समझ नहीं आ जाएगा। अच्छा एक बात याद रखनी चाहिए, कोई भी चीज़ पूरी समझ नहीं आ जाती है। जो हम पढ़ रहे हैं ना, कोई भी चीज़ पूरी समझ नहीं आ जाती है। पूरा समझने के लिए डेप्थ में जाना पड़ता है, और डेप्थ में जाने के लिए टाइम होना चाहिए, और टाइम कम होता है नीट में। तो उतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। एक गलती मैं करता हूँ पढ़ने में, मुझे अपनी गलती हो जाती है। जब मैं पढ़ता हूँ ना कोई चीज़, मैं पूरा तह तक जाता हूँ, जितना अंदर जा सकता हूँ उतना, फिर मैं एंड पे सिलेबस खत्म ही नहीं कर पाता हूँ। मैं गलत करता हूँ, मुझे पता है ये सही नहीं है। मतलब जब मुझे समझ पूरा मत ना आ जाएगा मैं छोड़ता हूँ किताब को। लेकिन वैसे क्या होता है कि इंसान फिर आगे नहीं बढ़ पाता है वैसे लाइफ में। ये सच है। रट्टा भी करना होता है बहुत कुछ याद, रट्टे में फायदा भी होता है। अगर मैं आपको पूरा बताऊँ ना कोडिंग कैसे हो जाती है, हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा फिर उसके लिए। इसलिए जो लिखा है याद करने में फोकस करिए। इसको बोलते हैं रट्टा। अच्छा रट्टा, थोड़ा बहुत समझिए, रट्टा कर लिया, रट्टे में फायदा भी होता है। अच्छा। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, इस बुनियाद पे हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। और इस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की वजह से, जहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते, कोडिंग करते कैरेक्टर्स की, और उस कोड को असाइन करते, हर एक कैरेक्टर को एक कोड असाइन किया जाता है, फिर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो इस बुनियाद से हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। कंप्यूटर करता है प्रोसेस, ठीक है। एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, उसकी बुनियाद पर बोला जाता है ऐसे क्लासिफिकेशन करो, ऐसे क्लासिफिकेशन करो। ठीक है, आजकल एआई भी हेल्प करता है क्लासिफिकेशन में। कितने सारे, एक पिछली बार किसने बनाई थी वो एआई टूल, उसमें मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को, मतलब उसने बायोमोलिक्यूल्स बनाया था। वो उसको आप समझ पाएंगे बायोमोलिक्यूल्स को, मतलब वो ना प्रोटीन जो डीएनए कोडिंग होती है बहुत मुश्किल होती है समझनी। तो उसके लिए भी बना दिया बहुत सारे टूल्स। तो एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हैं आजकल किसके लिए, कोडिंग के लिए, क्योंकि आसान हो जाता है ना, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब एआई के जो आंसर होता है ना, एआई के आंसर्स, वो कोई, वो बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आंसर देते हैं, उसको सब इंफॉर्मेशन फीड की गई है, वो प्रोसेस करने के बाद आंसर देता है। उसमें एरर्स कम होते हैं, एरर करते हैं वो भी, लेकिन कम होते हैं, क्योंकि वो बायसनेस उसमें नहीं होती है कि नहीं। मैं कहाँ पहुंच गया, मैं क्या बोल रहा था। कहने का मतलब है कि ऐसे आसान हो जाता है, जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से क्लासिफिकेशन भी आसान हो जाती है विद टाइम। आप खुद अंदाजा करिए, यहाँ पढ़ा हमने स्टार्टिंग में कितना सिंपलिस्टिक फॉर्म में आर्टिफिशियल सिस्टम था, फिर नेचुरल सिस्टम आ गया, क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथाम हुकर साहब का, जॉर्ज बेंथाम जोसेफ डाल्टन हुकर साहब का। फिर कहा गया और मजीद एवोल्यूशन रिलेशनशिप चेक करो, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर मजीद कहा गया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो देखा हमने। अब आगे क्या है, साइटो टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, आपको शायद याद होगा, फर्स्ट चैप्टर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। पहले क्या आता है इसमें, क्लासिफिकेशन। तो अब क्या है, साइटोटेक्सोनॉमी। जहां पर भी आपको साइटो लफ्ज दिखेगा ना, मतलब हो गया सेल। आप याद रखिए आज से, फाइटो मतलब प्लांट, साइटो मतलब सेल। फाइटो मतलब प्लांट, साइटो मतलब सेल। साइटोटेक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि सेल की इंफॉर्मेशन, लाइक क्रोमोसोम नंबर कितना है इसमें, कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इसमें। क्रोमोसोम क्या होता है पता है आपको, क्रोमोसोम क्या होता है, मानिए डीएनए, ठीक है।
इसमें क्या होता है प्रेजेंट डीएनए में? न्यूक्लिक एसिड्स। सॉरी, मतलब मानिए आप न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए और, शाबाश, या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो जो डीएनए होता है ना, वो किसमें प्रेजेंट होता है? वो होता है क्रोमोसोम में प्रेजेंट। आप मानिए क्रोमोसोमिक है, सिंपल बनाते हैं ऐसे क्रोमोसोम फिलहाल, ठीक है। या बनाएंगे तो अच्छा सा क्रोमोसोम। मानिए अब ये क्रोमोसोमिक है, ठीक है। ये क्या है? क्रोमोसोम कैसा बन गया है? तो इसमें मानिए ऐसे क्वाइलिंग हो जाती है, क्वाइलिंग 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 क्वाइलिंग, इसी में डीएनए प्रेजेंट होता है। आप मानिए क्रोमोसोम ऐसी बोरी होती है जिसमें डीएनए भर के होता है, बाइंड करके होता है। समझ रहे हैं आप? तो क्रोमोसोम्स कितने होंगे उसमें? एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? जैसे हमारी सेल्स में पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स, हम इंसानों में 2 N को बोलते हैं। पढ़ा था पिछली बार हमने, एन का मतलब कितना हो गया? 23 क्रोमोसोम्स। अगर हम खाली एक सेट लेंगे, तो मसला क्या होता है? हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर पे जो टेक्सोन क्लासिफिकेशन की जाती है प्लांट्स की, इस प्लांट स्पीश में इतने क्रोमोसोम, इसमें इतने हैं, कर दो क्लासिफिकेशन इनको। उसको बोलते हैं साइटोटेक्सोनमी, जहाँ पे सेल के बारे में देखा जाता है। इसको बोलते हैं साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। लॉजिकल मतलब लॉजिक, स्टडी, पढ़ना। साइटो मतलब सेल, सीधी सी बात है, साइटोलॉजिकल। स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ देखा जाता है, बिहेवियर के बारे में यहाँ पे देखा जाता है। सेल स्ट्रक्चर, सेल बिहेव कैसी करती है, सेल का स्ट्रक्चर कैसे है, उसको बोलते हैं साइटो टेक्सोनमी, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। और ऐसी कीमोटेक्सोनमी होता है। कीमो मतलब क्या होता है? केमिकल। टेक्सोनमी मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन करना। तो केमिकल्स के बुनियाद पे क्लासिफिकेशन करना मतलब क्या हो गया? दैट यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। कि प्लांट किन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से प्लांट जो बन जाता है, या इसकी जो फिजियोलॉजी है वो किन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बुनियाद पे हो जाती है, कि फंक्शन कैसे चल जाती है आगे। बस अब कहता है, मैं बोलता हूँ फिजियोलॉजी, आप समझ नहीं पाते होंगे वो क्या होता है। अब मुझे बोला करिए उस टाइम पे, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ मैं नीचे जाऊं, लेकिन निकल जाते हैं ऐसे अल्फाज। तो मतलब फंक्शनिंग कैसी होती है केमिकल्स की बुनियाद पे ही वैसा हो जाता है, हम देखेंगे आगे वो। तो टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स एंड ऑल्सो यूज बाय टेक्सोनमिस्ट दीज डेज, इसको बोलते हैं कीमो टेक्सोनमी। मानिए आप, ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्सोनमी है, जहाँ पे हम मॉडर्न सिस्टम से क्लासिफिकेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव मॉडर्न सिस्टम है बहुत, ठीक है। थोड़ा ये मुश्किल था। ऐसा मुश्किल नहीं था, आगे तो ऐसा मुश्किल आएगा चीज़ें। एलगे पढ़ेंगे हम एलगे, ठीक है। एलगे पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाद में चैप्टर आसान है, बाद के चैप्टर ना वो लोकोमोशन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी आसान है बहुत ज़्यादा, जो उसमें लिखा है वो पढ़ा होता है 10th क्लास में आपने। अब देखिए एलगे क्या है। एलगे, एलगे आर क्लोरोफिल बियरिंग। क्लोरोफिल वहां पे होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिससे वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सिंपल होता है कि नहीं? अच्छा, जितना जितना ऊपर आएगा ना उतना आएगा कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर क्या है? ब्रायोफाइट्स, उससे कॉम्प्लेक्स, फिर क्या है? टेरिडोफाइट्स, उससे कॉम्प्लेक्स, फिर क्या है? जिम्नोस्पर्म्स, उससे कॉम्प्लेक्स, फिर क्या है? एंजियोस्पर्म्स, उससे कॉम्प्लेक्स। ये बात होता है कि एवोल्यूशन ऐसे हो गया। एल्गे से बन गया क्या? ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर एंजियोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, माना जाता है ऐसा। अब सिंपल थैलॉइड होता है, क्या होता है? ये थैलॉइड का लफ्ज आपको थोड़ा परेशान कर रही है। थैलॉइड क्या होता है? थैलॉइड आप मानिए बिल्कुल ना सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलॉइड, ठीक है। आप इससे थैलॉइड का मतलब क्या होता है? थैलॉइड का मतलब होता है अ प्लांट बॉडी दैट इज सिंपल। आप देखिए, सिंपल प्लांट बॉडी, ठीक है। जो फ्लैट होती है, दैट इज फ्लैट एंड नॉन डिफरेंशिएटेड। ये नॉन डिफरेंशिएटेड का मतलब पता है क्या होता है? आप मानिए नॉन डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है इन लोगों ने अपना काम स्टार्ट नहीं कर दिया होता है। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर समझेंगे इस चीज को, डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हर एक को अपना स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है, फिर वो डिवाइड नहीं करते हैं। अभी ऐसे डिवाइड नहीं कर दिया होता है, उसको बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएटेड। बाद में वो डिफरेंशिएट हो जाता है, उसको अलग अलग फंक्शन आ जाते हैं, है ना। जिसमें आपको कहा था पिछली बार, अगर होता है फ्यूजन बिटवीन जाइगोट एंड, सॉरी, स्पर्म एंड ओ, बनता क्या है फ्यूजन से? जाइगोट। तो आखिर उस जाइगोट से कैसे बन जाती है बाकी सब चीजें? उस जाइगोट से बाकी सब चीजें कैसे बन जाती है? कौन सी चीजें? उस जाइगोट से कैसे बन जाते हैं फिर? मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, न्यूरॉन्स। इसको मतलब डिफरेंशिएशन।
तब तक वो क्या होते हैं, नॉन डिफरेंशिएटेड, सिंपल फॉर्म होता है। तो ऐसे समझना ये चीज। तो थैलॉइड जो होता है वो सिंपल प्लांट बॉडी होती है, जो फ्लैट होती है, जो नॉन डिफरेंशिएटेड होती है, जो डिफरेंशिएट अभी नहीं हो गई होती है। और इसे यहाँ पे लिखा है, बस इतना काफी है फिलहाल थायराइड के डेफिनेशन में। ऑटोट्रॉपिक होते हैं कौन, एल्गे, यानी कि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, बिकॉज दे आर प्लांट्स डेफिनेटली। एंड लार्जली एक्वाटिक, बहुत ज्यादा वो एक्वाटिक होते हैं आमतौर पे, ज्यादा तौर पे। जैसे बोथ फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में पाए जाते हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, समंदर में या फ्रेश वाटर में। दे ऑकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, वो पाए जाते हैं बहुत जगहों पे, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स जो होते हैं, गीले पत्थर, सॉइल्स इन वुड। सम ऑफ देम ऑल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, जो पढ़ा था हमने वहां पे। एल्गे और फंजाई बनाता है क्या, इसको बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और उसको बोलते हैं क्या, एल्गल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोट, कल पढ़ा था। और फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोट। तो फाइकोबायोट और माइकोबायोट आपस में मिल जाते हैं, और दोनों को बोलते हैं लाइकन, मिला के नाम। तो ये बनाते हैं एसोसिएशन विद फंजस, को बोलते हैं लाइकन। एंड एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल स्लॉथ बेयर, जो स्लॉथ बेयर है, स्लॉथ बेयर शायद देखा होगा आपने। स्लॉथ मतलब क्या, सुस्त बेयर, थोड़ा सुस्त लग रहा होता है शक्ल से वो बेयर, ऐसे होता है वो थोड़ा सा, उसके नील जैसे ऐसे होते हैं स्लॉथ बेयर। तो वो सुस्त बेयर जो होता है, स्लॉथ बेयर जो होता है, वो क्या करता है काम, उसके साथ भी एल्गे जो है कभी कभार उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके साथ बनाते हैं एसोसिएशन, ठीक है। या तो फंजाई के साथ, उसको बोलते हैं लाइकन उस टाइम पे, यानी कि एल्गे प्लस फंजाई इज इक्वल्स टू लाइकन। पढ़ दिया था हमने, है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे आर इज हाईली वेरिएबल, फर्क होता है बहुत, कोई छोटा कोई बड़ा साइज, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग होता है। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स, कुछ इनमें से कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं जो कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, सब एक साथ रहेंगे कॉलोनीज में, उनको जैसे वॉलवॉक्स की एग्जांपल आती है। और कुछ उनमें से फिलामेंटस फॉर्म्स होते हैं, जो मतलब फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, जो मतलब थ्रेड लाइक होते हैं, फिलामेंटस, फिलामेंट से बन गए होते हैं। जैसे उसमें आती है एग्जांपल यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, इसमें एग्जांपल आती है, जो फिलामेंटस होते हैं। वॉलवॉक्स क्या होता है, वो कॉलोनी में प्रेजेंट होता है। अ फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म्स, कुछ मरीन फॉर्म्स जैसे कैल्प्स, वो बहुत बड़े होते हैं, लगभग शायद 100 मीटर तक होते हैं कैल्प्स शायद, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। कैल्प्स बहुत बड़ी प्लांट बॉडी बनाते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कैल्प्स कितने बड़े होते हैं। वो समझ नहीं पाए जाते कैल्प्स। कैल्प्स, क्या लिख रहा हूँ मैं, कैल्प्स, एल, ये देखिए आप कितने बड़े होते हैं ये। तो उनके साइज हाईली वेरिएबल होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े। अब देखिए ना कितने बड़े, समुद्र के अंदर है, लगता है समुद्र के अंदर जंगल है जैसे, मानिए आप, देख रहे हैं आप कैल्प्स, तो इन्हें हम बोलते हैं कैल्प्स। और वो बाकी छोटे होते हैं, बाकी सारे जो पढ़ रहे थे अभी, वॉल्वॉक्स की बात करते हैं, या यूरोथ्रिक्स की बात करते हैं, स्पाइरो वगैरह की बात करते हैं। द एल्गे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। जो एल्गे होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं बाय ऑल द मेथड्स, वेदर वेजिटेटिव, वेदर सेक्सुअल, और वेदर एसेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, अपने आप को तोड़ देते हैं। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, फिर जब अपने आप को तोड़ देते हैं वो, फॉर एग्जांपल ये उनकी बॉडी थी, तोड़ दिया अपने आप को। अब जो हर कोई फ्रेगमेंट है ना, ये एक फ्रेगमेंट है, एक फ्रेगमेंट है, ये बनाता है क्या, एक थैलस, अपना थैलस, अपना थैलस, ठीक है। एक सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है यहाँ पे, वो होती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। यहाँ पे जो एक सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो स्पोर से हो जाती है। मोस्ट कॉमन जो वहाँ पे होते हैं जू स्पोर्स, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि उनमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है। अगर कोई स्पोर है ना, उसमें फ्लैजला प्रेजेंट होगा। मैंने आपसे कहा था कि फ्लैजला क्या होता है, फ्लैजला की हेल्प से वो लोग मूवमेंट कर पाते हैं, वो लोग मोटाइल बन जाते हैं, मोशन में आते हैं। मानिए एक हिसाब से ऐसी दुम होती है, चला दी इनको आगे आगे, फ्लैजला। जैसे आप मानिए, होती है ना मछली को, होती है कॉडल, कॉडल फिन पीछे से, जिसको ऐसे ऐसे करती है, चलती है आगे, प्रोपल्शन मोशन करती है वो ऐसे ऐसे। तो बढ़िया वैसे ही इन लोगों के पास, इन लोगों के पास नहीं, जू स्पोर्स के पास होता है क्या, दे आर फ्लैजलेटेड, उनके पास फ्लैजला प्रेजेंट होता है, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उससे बन जाते हैं वो मोटाइल, वो मोशन में चल पाते हैं उस चीज की वजह से। एंड ऑन जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन हो जाती है, सी जर्मिनेशन, जब निकल जाते हैं, स्प्राउट आउट हो जाता है, फिर प्लांट होते से गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो वही जो जू स्पोर्स होते हैं, जिनमें फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, जो मोटाइल होते हैं, जो मोशन भी कर पाते हैं, इनके आमतौर पर दे आर
दे आर व्हाट, एलगेआर, ऊपर लिखा है देखिए, दे आर व्हाट, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन, दे आर लार्जली एक्वाटिक, आमतौर पे पानी में होते हैं, तो इसलिए दे नीड समथिंग टू मूव, दे नीड समथिंग फॉर देयर मूवमेंट, तो फ्लैजला होते हैं मूवमेंट के लिए उनको, एंड ऑन जर्मिनेशन बनाते हैं नए प्लांट्स। समझिए आप, अब जो स्पोर्स बन गए, ये जब हो जाएंगे जर्मिनेट, बन जाएगा नया एल्गी। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो जाती है? टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स, जब दो गमीट्स मिल जाते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस सेक्सुअली, क्योंकि वहां पे बोथ मेल्स और फीमेल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्सुअली, एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्सुअली, लेकिन जो लो फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स है, दे समटाइम्स reproduce asexually. So they also reproduce sexually. But their sexual reproduction takes place through the fusion of two gametes. These gametes can be flagellated. वो gametes flagellated हो सकते हैं and in and similar in size. या तो वो सेम साइज के हो सकते हैं, यानी कि मेल गमीट भी मानिए आप इतने साइज का, तो फीमेल गमीट भी क्या होगा, इस साइज का। इफ मेल गमीट का साइज ये है, देन फीमेल गमीट इज ऑल्सो ऑफ द सेम साइज, ऐसा हो सकता है। जैसे यूरोथ्रिक्स में ऊपर एग्जाम्पल आई थी, यूरोथ्रिक्स, यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे सिमिलर साइज होता है गमीट्स का, और वो फ्लैजलेटेड होते हैं। या तो हो सकते हैं वो गमीट्स नॉन फ्लैजलेटेड, वहां पे फ्लैजला प्रेजेंट नहीं होगा, ये टेल वहां प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है। अब क्या होंगे वो, इफ दे आर नॉन फ्लैजलेटेड देन दे आर नॉन मोटाइल। अगर वहां फ्लैजला नहीं है तो मोशन तो नहीं कर पाएंगे ना, तो उनको बोलते हैं नॉन मोटाइल। ऊपर देखिए, अगर वो फ्लैजलेटेड होते हैं तो मोटाइल यानी कि मोशन कर पाते हैं। बट सिमिलर इन साइज सच एज इन स्पाइरोगाइरा, कभी कभार वो सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, लेकिन वहां फ्लैशर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर वहां फ्लैशर प्रेजेंट नहीं होगा तो स्पाइरो वगैरह की एग्जांपल आ जाती है। अगर वहां पे फ्लैशलेटर भी होंगे और सिमिलर इन साइज भी होंगे ऐसे, तो एग्जांपल क्या आती है वहां पे, यूरोथ्रिक्स। अब समझ रहे है ना सर? सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, इसको बोलते हैं आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। आइसो मतलब बराबर, सेम। पढ़ा होगा आपने आइसोटोप्स के बारे में शायद, क्लास 10th में, केमिस्ट्री में। आइसोगैमस का मतलब होता है जहां पे गमीट सेम साइज के होंगे, ऑफ व्हेन गमीट्स आर ऑफ सिमिलर साइज, व्हेन मेल गमीट एंड फीमेल गमीट इज ऑफ सिमिलर साइज, एट दैट केस दे आर कॉल्ड एज आइसोगैमस। इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज आइसोगैमस। अच्छा, उसके बाद टाइम हो गया शायद क्लास का, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स डिसिमिलर इन साइज, अगर वो साइज में सेम नहीं है, वो डिसिमिलर इन साइज है, एज इन स्पीशीज ऑफ, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आती है इयोडोरिना, इयोडोरिना की एग्जांपल आती है, इज टर्म्ड एज एंजियोस्पर्म्स, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, एंजियो सॉरी एंजियोगैमस, सॉरी एनिसोगैमस, एंजियो नहीं,